तो हाय एवरीवन। मेरा नाम सुब्रत है और पिछले कई सालों से मैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, उनको मेंटर कर रहा हूँ और मैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में भी इंक्लूडेड रहता हूँ। अब इतने लंबे एक्सपीरियंस के साथ मैं बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट भी करता आया हूँ, जिसमें से बहुत सारे सफल हुए, उसमें से बहुत सारे असफल भी रहे। और हाल फिलहाल के सालों में मैंने कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स नोटिस करना शुरू किया है एस्पिरेंट्स के साथ जो आ रही हैं। और उसका रीजन पर्सनली मैं ये मानता हूँ कि जैसे जैसे इंटरनेट हमारी लाइफ में ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहा है, उस प्रकार उससे बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन बढ़ती जा रही है, जिससे कि एक तरफ तो हमको ऑप्शंस मिलते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस हैं बेटर एंटरटेनमेंट का, क्विकर इंफॉर्मेशन का, वाइडर इंफॉर्मेशन का, ई कॉमर्स का, ट्रांसपोर्टेशन का, नॉलेज का, इंटीग्रेशन का। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम एक एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा डेटा, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो जाती है जिसको कि वो प्रोसेस करने में सक्षम नहीं होते हैं, है ना। वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। साथ ही साथ मैंने क्या नोटिस किया कि अगर हम यूपीएससी एग्जामिनेशन को थोड़ा सा और क्लोजली समझने की कोशिश करें तो जो प्रीलिम्स स्टेज है वो एक्चुअली में एक एलिमिनेशन की स्टेज है। प्रीलिम्स की इंपॉर्टेंस है, लेकिन प्रीलिम्स के मार्क्स आपको रैंक नहीं दिलाते, आपको सर्विस नहीं दिलाते हैं जो आपने सोची है, जो आपने ड्रीम की है। ये मेंस एग्जामिनेशन है जो कि आपको डिसाइड करता है कि आप कौन सी सर्विस पाएंगे या आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। प्रीलिम्स सिर्फ आपको मेंस देने का एक मौका देता है। इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू के मार्क्स मैटर करते हैं, पर इतने मैटर नहीं करते, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि बच्चे इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके मेंस में अगर अच्छे मार्क्स हैं तो वो क्रैक कर ले जाते हैं। अब हम अक्टूबर में जाने वाले हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ये गलती कर रहे होंगे, जो कि मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस करता हूँ, बच्चों से क्लासेस में डिस्कस करता हूँ, कि वो अभी से ही प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करने लगते हैं। ये समय नहीं है प्रीलिम्स पे फोकस करने का। कारण क्या है? कारण ये है कि जब आप प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे तो आप मेंस को साइडलाइन कर देंगे। देखिए, मेंस ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, ज्यादा डेडिकेशन मांगता है, ज्यादा डिसिप्लिन मांगता है, और बहुत इंपॉर्टेंटली आपको हेजिटेशन छोड़नी होगी, है ना। बच्चे हेजिटेट करते हैं आंसर राइटिंग में, वो उसको टालते रहते हैं कि कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, और उनसे उनका इंप्रूवमेंट नहीं हो पाता है। अब मान लीजिए आपने प्रीलिम्स की बहुत अच्छी तैयारी कर ली और आपका प्रीलिम्स निकल गया, और अब आपको लिखना है मेंस। अब आपके पास होंगे मुश्किल से 3 साढ़े 3 महीने। इन 3 साढ़े 3 महीने में आप सब कुछ रिवाइज करके और आंसर राइटिंग करके, और वो भी ऑप्शनल की, ऐसे की, GS 1 to 4 की, अगर आप ये सोचते हैं कि आप ये सब कुछ 3 महीने में मैनेज कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे, आई डोंट थिंक आप रियलिस्टिक जा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि बच्चे अपनी प्लानिंग को, स्ट्रेटेजी प्रॉपर क्रिएट नहीं करते हैं। जिससे देखिए होगा क्या दोस्तों, कि सिर्फ आपका पैसा और समय नहीं, आपकी यूथ भी खराब होती है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं पिछले 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, 6 साल से तैयारी कर रहा हूँ, तो आपको सोसाइटी में या आपको किसी जॉब में कुछ स्पेशल या एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाएगा। आप अटेम्प्ट को दीजिए प्लान करके। सिर्फ हार्डवर्क करने से सक्सेस इंश्योर नहीं होगी, आपको स्ट्रेटेजी बनानी होगी, आपको लाइफ में डिसिप्लिन लाना होगा, और आपको यह भी सीखना होगा कि इंफॉर्मेशन को सेलेक्टिव और प्रॉपर गाइडेंस और डायरेक्शन के साथ कैसे एब्जॉर्ब किया जाए। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमने देखी, इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए मैंने एक प्रोग्राम लॉन्च करने का डिसाइड किया है, जिसका नाम है प्रचम। और ये एक मेंटरशिप प्रोग्राम है। तो पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये प्रोग्राम किन लोगों के लिए है, और फिर हम देखेंगे कि इस प्रोग्राम के फीचर्स क्या क्या है। तो क्योंकि एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम आपको गाइड करें सो दैट कि आप अपनी प्रिपरेशन को एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के थ्रू एक डिसिप्लिन वे में आगे बढ़ा सकें। नाउ, हमने यहाँ पर
एस्पिरेंट्स को 3 ग्रुप में सेग्रीगेट किया है। एक वो जो फुल टाइम एस्पिरेंट है। फुल टाइम एस्पिरेंट का मतलब आपका पूरा समय, आपकी पूरी एनर्जी सिर्फ यूपीएससी की तैयारी के लिए जा रही है, ठीक है? उनके लिए हमारा प्रोग्राम थोड़ा डिफरेंट होगा, उनके लिए अप्रोच डिफरेंट होगी। फिर दूसरे आते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स, जिनको काम के साथ पढ़ाई को मैनेज करना है, विच मीन्स उनके पास समय भी कम है, प्लस उनके लिए जो प्लान रहेगा, जो स्ट्रेटजी रहेगी, वो एक फुल टाइम एस्पिरेंट के जैसी नहीं हो सकती। और लास्ट में है एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट्स, मतलब जिन्होंने एक बार एग्जाम दे लिया है, विच मीन्स वो एक बार जीएस पढ़ चुके हैं, मोस्ट प्रोबेबली उनका ऑप्शनल भी हो चुका है। तो हमको वहां पर एक स्ट्रेटजी बनानी होगी, उनके लिए प्लान बनाना होगा, और हमको बहुत पर्सनलाइज्ड वे में ये समझना होगा कि उनको इंडिविजुअली क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, वो प्रिज्म के कॉन्सेप्ट पे काम करेगा। प्रिज्म का मतलब ये है कि जितना प्रीलिम्स इंपॉर्टेंस रखता है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस मेंस रखता है। लेकिन हम प्रीलिम्स को साइडलाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने प्रीलिम्स क्रैक नहीं किया तो हमको मेंस अपेयर करने का मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन एट द सेम टाइम हमको इस ड्यूरेशन में मेंस की प्रिपरेशन पैरेलली चालू रखनी है। तो ये जो प्रिज्म प्रोग्राम है, ये प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेकर के चलता है, ठीक है? और अभी जो मैं आपको प्रोग्राम शेयर करने वाला हूं, ये 2026 एग्जामिनेशन के लिए है, ठीक है? तो हमारी सबसे पहले अभी से फ्रॉम अक्टूबर तैयारी रहेगी कि हम पहले मेंस के सेक्शन को कवर करें, ठीक है? तो हमको जनवरी 2026 के लिए फिलहाल GS1 टू GS4 कवर कर लेना है, और ऑप्शनल कवर कर लेना है विद आंसर राइटिंग। इसी के अकॉर्डिंग आपका प्रोग्राम, आपका प्लान स्ट्रक्चर किया जाएगा, ठीक है? तो एक स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस रहेगा, जिसमें आपको वीकली प्लान्स दिए जाएंगे और मंथली टारगेट्स दिए जाएंगे। वीकली प्लान, वीकली टारगेट्स एंड मंथली टारगेट्स। और यहाँ पे एक फीडबैक मैकेनिज्म काम करेगा। फीडबैक मैकेनिज्म मतलब आपको जो भी प्लान दिए गए हैं, आपको जो भी टारगेट्स दिए गए हैं, वो वीक के एंड में मैं और मेरी टीम चेक करेंगे, ठीक है? तो यहां पर एस्पिरेंट्स की डेडिकेशन, उनका डिसिप्लिन बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा, ठीक? इसके साथ साथ हम क्या पाएंगे कि हमको आंसर राइटिंग पे भी उतना ही फोकस करना है, जितना कि हमको मेंस की रिवीजन पे देना है। तो आंसर राइटिंग की अगर हम बात करें, तो गाइस यहां पर PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन मैं यहां तक बोलूंगा कि मॉक टेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है PYQs। रीजन बीइंग, बिकॉज यूपीएससी क्या चाहता है, क्या डिमांड है उसकी, क्या अप्रोच है उसकी, वो हम पीवाईक्यू से ही समझ सकते हैं। अभी भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो पीवाईक्यू के इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पा रहे हैं। आप किसी भी टॉपर्स के इंटरव्यूज को देखिए, आप किसी भी टॉपर से मिलिए, बात कीजिए, आप उन सब में ये चीज कॉमन पाएंगे कि उन्होंने पीवाईक्यूज को कितना इंपॉर्टेंस दिया था, ठीक है? उसके बाद ये प्लान एक पर्सनलाइज्ड वे में आगे बढ़ेगा, ठीक है? पर्सनलाइज्ड वे मीन्स हर किसी के लिए एक स्ट्रेटजी काम नहीं कर सकती। जिसके लिए एक स्ट्रेटजी ओके है, उसी के लिए वही दूसरी किसी और व्यक्ति के लिए वही सेम स्ट्रेटजी सेम नहीं हो सकती। दैट्स वाई अगर बच्चे सिर्फ टॉपर्स की स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है या उनकी अप्रोच सही नहीं है, पर जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए सही हो। तो उनकी स्ट्रेटजी में से कौन से कंपोनेंट आपके लिए सही है और कौन से कंपोनेंट आपके लिए सही नहीं है, ये भी हमको डिसाइड करना पड़ेगा। ये चीज भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? जो अगला है, दैट इज अकाउंटेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। ये हम एस्पिरेंट से एक्सपेक्ट करते हैं, जिसके लिए कि मैंने एक डेली स्ट्रेटजी बनाई है, जिसको कि मैं आपको थोड़ी देर में अभी दिखाऊंगा। यहां पर हम क्या देखना चाहते हैं कि बच्चा या एस्पिरेंट डेडिकेशन शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है। डेडिकेशन शो करने का मतलब ये है कि देखिए, सिर्फ प्रोग्राम ज्वाइन कर लेने से आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, किसी कोचिंग में क्लास अटेंड करने से सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, जब तक तुम पेन, कॉपी, पेपर लेके नहीं बैठते। तुमको एक पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्रिएट करना होगा। तुमको खुद से पूछना होगा कि अगर मैं आज 8 घंटे पढ़ा तो उसका मुझे कितना बेनिफिट मिला, कितना मैंने एब्जॉर्ब किया, जिसको हम रीड एंड रिफ्लेक्ट कहते हैं। साथ ही साथ हमको ये भी देखना होगा कि आप कहीं अपने समय को ऐसी जगहों पे तो नहीं लगा रहे जो कि आपकी तैयारी के लिए कोई फ्रूटफुल नहीं है।
एंटरटेनमेंट एंड बाकी सारी चीजें, सोशलाइजेशन अपनी जगह है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, आने वाले 8-10 महीने आपकी लाइफ को कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं। तो आई थिंक आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी आपका डिसिप्लिन, आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये हमको स्टूडेंट से भी चाहिए, एस्पिरेंट से भी चाहिए। देन आपको डाउट सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना है। ठीक है, डेली आपको कोई भी डाउट हो रही है, आप पूछिए, आपको एक दिन के अंदर, 24 के अंदर वो डाउट की क्लैरिटी मिल जाएगी। साथ ही साथ आपकी प्राइवेसी इंश्योर की जाएगी। हम छोटे ग्रुप्स बनाएंगे, जिन ग्रुप्स में सिमिलर तरीके के बच्चे आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, यहाँ पे एक और बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आज हम ऑनलाइन प्रिपरेशन में रह रहे हैं, ये कंफर्टेबल है, यस, हमको अपना घर छोड़ के बाहर नहीं आना पड़ता, पैसा बच जाता है, अफोर्डेबिलिटी आती है, ईज आता है, हम अपने टाइम से क्लासेस को देख सकते हैं, अपने क्लासेस अपने अपने डे के शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये आपको सोशल आइसोलेशन भी देता है। सोशल आइसोलेशन का मतलब ये नहीं है कि आप गप सड़ाका मारें। सोशल आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि आप इस बात को भूल जाते हैं कि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हैं, आप यूट्यूब के वीडियो देख रहे हैं, आप ज्यादा लंबे समय तक सो रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपका कॉम्पिटिटर ये सब नहीं कर रहा है। वो डेडिकेटेड है और वो कंटिन्यूअसली अपने प्लान को स्ट्रक्चर्ड वे में आगे चला रहा है। इस बात को बार बार रियलाइज कराना, आपको याद दिलाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और आपको एक ऐसे ग्रुप में रखना जहां पे आपको ये बात समझ में भी आए कि इस जर्नी में मैं अकेला नहीं हूं, इस जर्नी में मेरे साथ और कॉम्पिटिटर भी हैं। एट द सेम टाइम इसको पॉजिटिव वे में भी लीजिए कि इस जर्नी में आप अकेले नहीं हैं, इस जर्नी में मैं और मेरी टीम आपके साथ भी है। आपको सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, गाइडेंस, डिसिप्लिन, और इवन मैं तो बोलूंगा कि अगर आपको डांटना पड़ेगा तो आपको डांटा भी जाएगा। ठीक है, अब देखिए, हमने प्रोग्राम को 4 डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया है। ठीक है, जो फेज 1 है वो जनवरी तक चलेगा, जिसमें हमारा फोकस होगा मेंस। यहां पे हम कोशिश करेंगे कि हम आपका GS 1 2 3 4, GS 1 और 4 जो कि कंप्लीटली स्टैटिक है, उस पर तो हम पूरी तरीके से फोकस कर लें, और ऑप्शनल उस पर हम फोकस करें, और अगर टाइम अलाउ करता है तो GS 2 और GS 3 का स्टैटिक पार्ट भी कवर कर लें। रही बात GS 2 और GS 3 का जो करंट पार्ट है, उसको देखिए अभी कवर नहीं किया जा सकता। रीजन बीइंग कि हमको करंट पढ़ते रहना है, लेकिन जनवरी के बाद फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में भी जो करंट डेवलपमेंट होंगे, वो भी आपके GS 2 और GS 3 के कंपोनेंट बनेंगे। दैट्स वाई करंट के साथ साथ हम अपने आप को अपडेट करते रहें। ठीक है, नाउ यहां पे फिर से किस एस्पिरेंट के लिए कितना सिलेबस कवरेज करवाना है, ये उस एस्पिरेंट की कैपेसिटी, उस एस्पिरेंट के द्वारा अवेलेबल टाइम और उसके डेडिकेशन, उसके फीडबैक पर डिपेंड करेगा। हम आपको लगातार इवेल्युएट करते रहेंगे, और इवेल्युएशन के साथ जरूरत पड़ने पे आपके इस प्रोग्राम को मॉडिफाई भी करेंगे। याद रखिएगा, अगर आप डेडिकेशन नहीं दिखाएंगे तो आप अपने टारगेट्स मिस करने लगेंगे। सेकेंड फेज हमारा प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव होगा, जहां पर हमारा पूरा फोकस प्रीलिम्स पे हो जाएगा। इसको हम जनवरी एंड से फरवरी से शुरू कर देंगे। यहाँ पर हमारा फोकस होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा PYQs लगाएं, हम मॉडल क्वेश्चंस लगाएं, सीसेट पे ध्यान दें, और हम करंट को, स्टैटिक को लगातार रिवाइज करते रहें। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड फेज आएगा, जब प्रीलिम्स कंप्लीट हो जाएगा, एक दिन का ब्रेक लो, अगले दिन से दोबारा मेंस को डेडिकेटली तैयार करना शुरू कर दो, पूरे फुल फ्लैश। क्योंकि हमने मेंस को फेज 1 में बहुत हद तक कवर कर लिया है, तो अब जो फेज 3 है वो हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा। इजी क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम इसको रिवाइज कर चुके हैं, हमने मेंस आंसर राइटिंग ऑलरेडी कर रखी है, और हमने प्रॉपरली देख लिया है कि भाई देखो, मेरे स्ट्रक्चर में कमी होती है, मैं वर्ड लिमिट्स में नहीं लिख पाती, या मैं अपनी बात को बार बार, अपने पॉइंट्स को बार बार रिपीट करती हूँ। उन सब चीजों को हम फेज 1 में एड्रेस कर चुके हैं, और अगर आप प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बहुत हद तक वो कंप्लीटली रिजॉल्व भी हो जाएंगे। तो जब हम फेज 3 में आएंगे, ना सिर्फ हम बेटर प्रिपेयर्ड होंगे, हम कॉन्फिडेंट होंगे, बल्कि हमारे सक्सेस के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो हमारी प्रिपरेशन काफी स्मूथ, टारगेटेड, डिसिप्लिन्ड हो जाएगी। ठीक है, जो फोर्थ फेज आएगा, वहां पे हम इंटरव्यू के ऊपर ध्यान देंगे। मेरा खुद का इंटरव्यू पैनल के एक्सपीरियंस है, IGP इंटरव्यू गाइडेंस पैनल मॉक इंटरव्यूज के, तो मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा।
ठीक है। नाउ इसके साथ साथ अगर हम आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी की बात करें जो हमने फेज 1 में बोला है, तो देखिए याद रखिएगा ये इवैल्यूएशन नहीं है, कोई टेस्ट सीरीज नहीं है, एक मेंटरशिप है। तो हम लगातार आपके आंसर्स को ऑब्जर्व करते रहेंगे और लगातार हम आपको गाइड करते रहेंगे कि कहां पर किस जगह पे आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन से आपके पॉजिटिव्स हैं, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग साइड्स हैं जिनको बेटर किया जा सकता है। हमारा फोकस बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे रहेगा। रीजन बीइंग अगेन, क्योंकि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्रिटिकली एनालाइज है, कमेंट है, डिस्कस है, अ, और भी किसी तरह का अगर टर्मिनोलॉजी यूज की गई है जिसको हम कीवर्ड्स कहते हैं एग्जामिनेशन क्वेश्चन के, उस पर हमारा फोकस रहेगा। ठीक है। हम मॉक पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है। बाय बिकॉज देखिए जरूरी नहीं कि मॉक यूपीएससी के स्टैंडर्ड के हो। यूपीएससी का स्टैंडर्ड अगर आपको समझना है तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही समझा जा सकता है। नाउ जो लास्ट इंटरव्यू पैनल में मैं बैठा था तब मैंने एक चीज नोटिस की कि बहुत सारे बच्चे दोस्तों मेंस इंग्लिश में लिख रहे थे लेकिन वो इंटरव्यू हिंदी में दे रहे थे। उसका रीजन जब मैंने उनसे बाद में पूछा तो उन्होंने बोला कि सर हमको इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है लेकिन हम लिख लेते हैं। यहाँ साथ ही साथ मैंने एस्पिरेंट्स के अंदर ये भी देखा है कि बच्चों को आता बहुत है, उन्होंने पढ़ा बहुत है, उन्होंने रिवाइज बहुत किया है, उनको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी है। लेकिन अगर उनसे बोला जाए कि जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने समझा है, उसको एक प्रॉपर लॉजिकल वे में लिखिए, तो कई बार उनको वोकैबुलरी की, जैसे इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी रिलेटेड स्पेसिफिक टर्म्स उनके दिमाग में नहीं आ पाते, या फिर सेंटेंस फॉर्मेशन या फिर लॉजिकल सेंटेंस फॉर्मेशन वो नहीं आ पाता है। वर्ड लिमिट हमारे हमारी हमेशा के लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा इश्यू रहता है कि भाई 150 वर्ड्स में इतना कुछ लिखना है, प्लस हमको ज्यादा से ज्यादा नंबर्स पाने, वहां पर सेंटेंस फॉर्मेशन, छोटे सेंटेंस, लॉजिकल सेंटेंस, इवन अगर जरूरत पड़ती है तो डायग्राम्स और फिगर्स कैसे यूज किए जाते हैं उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। ये इनिशिएटिव फ्री रहेगा और इसको हम जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है। देखिए इस पीडीएफ में बहुत क्लियरली ये बताया गया है कि इस प्रोग्राम का क्या कंपोनेंट नहीं है। तो मैंने आपसे पहले भी बोला है कि यहाँ कोई फॉर्मल, ये टेस्ट सीरीज नहीं है तो ये फॉर्मल इवेल्युएशन नहीं रखेगा, लेकिन यस हम लगातार आपके आंसर्स को फॉलो करेंगे और लगातार आपको बताएंगे कि आप आंसर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे रेडीमेड नोट्स नहीं मिलेंगे और यहाँ पे कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे आपको क्या क्या इंक्लूड होगा, आपके वीकली और मंथली शेड्यूल इंक्लूड होंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो शेड्यूल कैसे होंगे। मेरे साथ एटलीस्ट ट्वाइस अ मंथ एटलीस्ट सेशन होगा। पॉसिबल होगा तो वी विल हैव अ 4 सेशन एवरी वीक सेशन, बट एटलीस्ट यू विल गेट अ 2 सेशन विद मी। सेकेंड, 24 आवर्स के अंदर आपको डाउट सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। आप कुछ भी पूछेंगे आपको आंसर मिलेगा। हो सकता है वो आंसर मुझसे मिले या टीम से मिले, बट आपको आंसर मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक कस्टमाइज्ड आपका परफॉर्मेंस ट्रैकर जिसको कि मैं अभी आपको दिखाता हूं। ठीक है ना। अब हम उस ट्रैकर को देखते हैं। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने एक ट्रैकर क्रिएट किया है। अब ये ट्रैकर मैंने क्यों क्रिएट किया है, ये इसलिए किया गया है क्योंकि बच्चे को अगर मान लीजिए मैंने कोई एडवाइस दी है ना, बहुत सारे बच्चों से मैं कॉल पे बात करता हूँ, बहुत सारे बच्चे मुझसे गूगल मीट पे बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे मुझसे क्लास के बाद मिलते हैं, मुझसे बोलते हैं सर मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को वो प्रॉब्लम हो रही है। मैंने बहुत सारे बच्चों को सॉल्यूशंस दिए हैं, लेकिन वो मेरे को एक हफ्ते के बाद रिपोर्ट बैक नहीं करते। मैं उनसे बोलता हूँ एक हफ्ते के बाद मुझे बताना इस काम को करना। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आंसर राइटिंग है, कोई बोलता है सर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक ही बात को मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने बोला ये करो और देखो एक हफ्ते के बाद मुझे बताओ, वो आते ही नहीं है, गायब हो जाएंगे। तो यहां पे मेंटरशिप प्रोग्राम में ये नहीं चलेगा। ठीक है। आपको हम एक ऐसी शीट बना करके देंगे, इस शीट को आपको भरना है। वीकली टारगेट हम आपका बना करके दे देंगे कि इस वीक का आपका टारगेट ये है। ठीक है। आप यहां पे बताओगे कि आपने इफेक्टिवली कितने आवर्स डाले हैं। साथ में स्क्रीन टाइम, स्क्रीन टाइम का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर, वैसे तो मैं चाहूंगा कि आप इसे करें, लेकिन अगर आपको बहुत प्राइवेसी का इशू है तो आप ना करें, बट फिर भी आप हर वीक जो आपका मोबाइल फोन ऑटोमेटिकली स्क्रीन टाइम दिखाता है वो आप मुझको दिखाएंगे। और यहां पे पड़ेगी आपको डांट अगर मुझको मिल गया कि स्क्रीन टाइम जरूरत से ज्यादा है तो। देखो दोस्तों, अगर आप डेडिकेटेड नहीं हो, अगर आप डिसिप्लिन होने को तैयार नहीं हो, तो फिर इस प्रोग्राम को ज्वाइन मत करना। अगर आप लूज हो, अगर आप बस कि मैंने प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया है और मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, आप इस पे हो, तो काम नहीं चलेगा। यहाँ फीडबैक मैकेनिज्म पे काम चलेगा। मैं लगातार नजर रखूंगा कौन बच्चा किस तरीके से पढ़ रहा है। ठीक है। इसी तरह
टास्क कंप्लीटेड भी रहेंगे। अगर तुमको हर दिन का टारगेट मिला है, हर वीक का टारगेट मिला है, तो वीक एंड पे मुझे चाहिए तुमने इतना रिवीजन किया, तुमने इतने क्वेश्चन लगाए, क्या तुमने आंसर लिखे, अगर मैंने तुमसे बोला था कि इस चीज को इंप्रूव करो, क्या तुमने वो चीज इंप्रूव की कि नहीं की, ये मुझे जानना है। और इसी के अकॉर्डिंग दोस्त मैं तुम्हारा अगला वीक, तुम्हारी स्ट्रेटेजी को चेंज करूंगा। इसके बाद ऑब्वियसली जब मैं तुम्हें कोई सॉल्यूशन बताऊंगा, कोई गाइडेंस दूंगा, कोई डायरेक्शन दूंगा, तो मैं प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, तो आप यहाँ पे अपने प्रॉब्लम्स भी रखेंगे। रही बात स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड वीक एरियाज, हम उसको वहां पे फिलअप करेंगे और आपको प्रॉपर रिमार्क देंगे। अब देखो ये वीकली एक ट्रैक है, हर इंडिविजुअल एस्पिरेंट के लिए ये अलग अलग है। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आप फुल टाइम है, आप प्रोफेशनल है, आप ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं, या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को उसके लिए। ठीक है ना, यहां पे मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, किसको ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए। ए, जिसको 2026 का प्रीलिम्स देना है, एग्जाम देना है 2026 में। बी, जो एटलीस्ट 5 घंटे टाइम दे सकता है। और सी, जो यहां पर पढ़ने के लिए आएगा, जिसको डिसिप्लिन में रहना है, जिसको एग्जाम निकालना है, और उसका उसको सब कुछ देना है कि मैं एग्जाम निकाल सकूं। यहां पे मैं आपको बता देना चाहता हूं, ना सिर्फ आप प्रोग्राम में इवैल्यूएशन देखेंगे, मैं भी आपको प्रोग्राम में इवैल्यूएट करूंगा। अगर आप मुझको डिसिप्लिन नहीं मिले, अगर आपने अपने टारगेट्स पूरे नहीं किए, मैं आपको आपकी फी लौटा दूंगा, आपको मैं डिसकंटिन्यू कर दूंगा। लेकिन मैं ऐसे एस्पिरेंट नहीं रखूंगा जो सीरियस नहीं हो। क्योंकि दोस्तों, आप बहुत पैसा लगा रहे हो, आप बहुत एफर्ट लगा रहे हो, और सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, आप अपनी यंग प्रोडक्टिव लाइफ को इसमें लगा रहे हो। तो अगर आप सीरियस नहीं है, तो आई थिंक आपको कुछ और देखना चाहिए। अगर आप सीरियस हैं तो मेहनत करो, डिसिप्लिन में मेहनत करो, एग्जाम क्रैक करो और अपनी जिंदगी के सपने जियो। ठीक है। नाउ, यहां पे इंपॉर्टेंट नोट याद रखना कि इस प्रोग्राम में हम आपको किस तरीके से अप्रोच करेंगे। ठीक है। ये मेंटरशिप प्रोग्राम में लेक्चर्स नहीं है, हम आपको ये बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, साथ में आपको क्या नहीं पढ़ना है। मैंने कहा था ना, इंफॉर्मेशन ओवर क्राउड है, सोर्स का ओवर क्राउड है। सर मुझसे पूछते हैं, सर इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ लें, ये किताब पढ़ लें, वो किताब पढ़ लें, फलाना पढ़ लें, ढिकाना पढ़ लें, ऐसे नहीं होता है। आपको बहुत टारगेटेड पढ़ाई करनी है। ज्यादा पढ़ के सिलेक्शन कभी नहीं हुआ है। एक ही चीज को बार बार पढ़ के, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करके, एप्टीट्यूड डेवलप करके, इस बात को समझ करके यूपीएससी क्या डिमांड करता है, ऐसे एग्जाम निकला है। ठीक है। और ये कैसे करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। ठीक है। फिर से आपकी तरफ से हमको फुल कमिटमेंट और डेडिकेशन चाहिए। टारगेट्स अचीव होने चाहिए, पूरे होने चाहिए। अगर नहीं हो रहे हैं, आपकी तबीयत खराब हो गई है और कोई प्रॉब्लम हुई है, तो आप बताइए। आपके जेन्युइन कंसर्न हम समझते हैं, लेकिन तुम मुझे ये बोल रहे हो, सर मैं सो गया, सर मैं उठा नहीं, सर मेरे से होता नहीं, ये नहीं चलेगा। ऐसे आप आईएएस नहीं बनेंगे। ऐसे फिर आपका ड्रीम ड्रीम ही रह जाएगा। ठीक है। ड्रीम को पूरा करना है तो वो रातों की नींद हराम करनी पड़ेगी, है ना। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं दे, तो आपको मेहनत करनी होगी। ठीक है। सो इन कंक्लूजन में दोस्तों, इस प्लान को आप ज्वाइन करें। इस प्लान का ये पीडीएफ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर मेरा टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप चैनल को ज्वाइन कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम होती है आप बताइए, मैं आपको 1 to 1 उसके आंसर्स करूँ। ठीक है। आइए साथ जुड़ते हैं। ठीक है। अपनी प्रिपरेशन को एक स्ट्रक्चर्ड वे में आगे लेकर के चलते हैं। साथ में फीडबैक लूप के कॉन्सेप्ट में लेके चलते हैं। फीडबैक लूप फिर से रिपीट कर देता हूं कि हम क्या कर रहे थे पिछले हफ्ते, उससे हमको क्या अचीव हुआ, और उसके थ्रू हम अगला वीक क्रिएट करें। ठीक है। रैंडमली पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, रैंडमली आंसर राइटिंग करने से कुछ नहीं होगा। टारगेटेड स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन होनी चाहिए। ओके दोस्तों, ऑल दी वेरी बेस्ट। जल्द ही मिलते हैं, ख्याल रखिएगा।